गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पार्ट वन में हम सब ने देखा था लाइट क्या है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन जो समतल दर्पण से होता है उसको हम लोगों ने देखा था। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और वो सब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो सारी बातें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितने तरह का होता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो, जब वो किसी सरफेस पर पड़े और सरफेस से टकरा करके अगर लौटती है तो उसे परावर्तन बोलते हैं। अगर प्रकाश टकरा करके लौट रहा है तो वो प्रकाश का परावर्तन है। साउंड टकरा के लौट रहा है तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ये बात आप लोग पहले से देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस देखते हो तो कॉपी पेन साथ में रखो कि डिस्कशन के दौरान बहुत कुछ बातें ऐसी आएंगी जो नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो आपके साथ में अगर कॉपी पेन रहेगा तो उन चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जरूर से याद रखें, जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ में नोटबुक और पेन को साथ में रखें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं कि ये जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हम करेंगे। तो बच्चों, अगर लाइट समतल सतह प्लेन मिरर पर पड़ती है तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने ये तीन रेज जो एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, इंसिडेंट करा दिया मिरर पर। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये चली जाएंगी। तो यहां पर अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसमें आपतित किरणें जो इंसिडेंट रेज है वो आपस में पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से, रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। नियमित परावर्तन के रूप में हम इसे जानते हैं। तो नियमित परावर्तन, ये बात तो आपके समझ में आ गई कि आपतित किरणें आपस में समानांतर हो और परावर्तित किरणें भी अगर समानांतर हैं तो वह केस रेगुलर रिफ्लेक्शन का है, नियमित परावर्तन का है। लेकिन यह इस तरह का केस कब क्रिएट होता है, इस तरह की स्थिति कब बनती है? तो जब ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो प्लेन हो, स्मूथ हो, उस कंडीशन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन वाली बात आती है। अब अगर कोई सरफेस अनइवन हो, इरेगुलर हो, तो उस केस में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अनियमित होता है, जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए पॉलिश्ड मैंने कर दिया और ये इंसिडेंट रे हमने दिखा दिया। ये इंसिडेंट रे आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये होता क्या है, एक दूसरे से कट भी जाएंगी, पैरेलल नहीं होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। तो अगर इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है तो उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो यह कंडीशन कब क्रिएट होता है, जब ये जो सतह है, परावर्तक सतह जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ये इवेन ना हो, ये अनइवेन हो, इरेगुलर हो, तो उस कंडीशन में यह सिचुएशन आता है। तो हुआ क्या कि आपतित किरणें समानांतर हैं लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है। कब हुआ, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इरेगुलर है, तब इस तरह का स्थिति उत्पन्न होता है। अब इसे हमने क्या नाम दे दिया, अनियमित परावर्तन या डिफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब एक आप सबके मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है, आ सकता है कि क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते? परावर्तन के जो नियम हैं इसमें
फॉलो किया जाता है और इस केस में फॉलो नहीं किया जाता है? तो बात ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर ये इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल क्यों नहीं है? यहां पर अगर हम नॉर्मल डाल दें, यहां पर हम नॉर्मल डाल दें, यहां पर हम नॉर्मल डाल दें, तो ये जो तीनों नॉर्मल होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, इंसिडेंट रे है वो भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। लेकिन अगर हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में देखेंगे तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन यहां पर जो नॉर्मल हम डालेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, आपतन बिंदु पर, वो पैरेलल नहीं होंगे। क्यों पैरेलल नहीं होंगे, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमने सरफेस ऐसे इरेगुलर बनाया, तो अब अगर यहां पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हम नॉर्मल डालेंगे वो तो ऐसे हो जाएगा। जबकि अगर हम यहां पर अगर बात करें, कोई लाइट रे अगर यहां ऐसे इंसिडेंट होती है तो यहां पर जो नॉर्मल डालेंगे हम वो ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्मल ऐसे है। तो क्या ये नॉर्मल इस नॉर्मल के पैरेलल है? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा नहीं, ये नॉर्मल इस नॉर्मल के पैरेलल नहीं है। लेकिन इस केस में इंसिडेंट रे भी पैरेलल थी, सारे जो नॉर्मल है, यहां नॉर्मल है, यहां नॉर्मल है, यहां भी नॉर्मल है, ये तीनों नॉर्मल भी पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो गई। इस केस में इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, तो वो पैरेलल नहीं होंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे। अब जब वो पैरेलल नहीं होंगे तो उस केस में ये रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल नहीं होगी। आई होप एक कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इवन सरफेस से होता है। किस सरफेस से? इवन सरफेस से होता है। जबकि डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होता है वो नॉन इवन या इरेगुलर सरफेसेस से होता है। इसमें आपतित किरण इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होती, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो ये नॉर्मल डाला जाता है, ये जो नॉर्मल डाला जाता है वो नॉर्मल क्या होता है कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता। अब हम लोग इसी कड़ी में जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के टाइप समझ लिया, तो उसके बाद हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। और यह जो मिरर का क्लासिफिकेशन है वह ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस क्लास में जो हम लोग मिरर का क्लासिफिकेशन करेंगे वह क्लासिफिकेशन जो परावर्तक सतह होता है, आप जानते हैं मिरर में एक सतह पर सिल्वरिंग किया गया रहता है और दूसरा सतह जो होता है परावर्तक सतह के रूप में काम करता है, ये मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उस आधार पर मिरर का अर्थात दर्पण का क्लासिफिकेशन होता है। तो हम देखेंगे, अगर आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ मिरर किस बेसिस पर हम बात करने जा रहे हैं? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए हमने इधर से सिल्वरिंग कर दी, तो ये वाला हमारा जो सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की प्रकृति क्या है, इस आधार पर मिरर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब कहता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका प्लेन मिरर। जो पहला आता है वो होता है आपको प्लेन मिरर। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, जैसे यहां पर आप लोगों ने इस केस में देखा, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, तो ये प्लेन मिरर हो जाएगा। दूसरी बात आती है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर की तो वह मिरर जो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट हो, अर्थात जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट हो, उसे हम लोग किस रूप में जानेंगे? स्फेरिकल मिरर के रूप में जानेंगे। और यह स्फेरिकल मिरर यहाँ पर टू टाइप्स का हो जाता है ना। एक मैंने हॉलो स्फीयर ले लिया और यहां से मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अगर ये बाहर जो निकला हुआ पार्ट है, अगर हम इस पर सिल्वरिंग कर देते हैं तो यह कनकेव मिरर के रूप में जाना जाएगा। और अगर ये बाहर निकले हुए पार्ट पर अगर हम
कलर कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, तो यह कन्वेक्स मिरर के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, केव गुफा के सेंस में होता है, और गुफा एक डिफरेशन होता है, न कि एक एलिवेशन होता है। तो हमारा जो मेन चीज है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, केव गुफा है ना, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, कनकेव मिरर। और यहाँ कॉन्वेक्स है, निकला हुआ एलिवेशन। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी गलत हो गई, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। ये जो है, चूंकि यहां भी आउटर सरफेस पर, बाहर निकले हुए सरफेस पर हमने पेंटिंग की है, तो यह तो कनकेव मिरर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो मैंने आउटर, बाहर निकले हुए भाग पर ही पेंटिंग की है, इसलिए यह भी कनकेव मिरर ही हो गया। लेकिन अगर हम यही बनाते और ये अंदर जो धंसा हुआ पार्ट है, अगर इस पर हम पेंटिंग कर देते, सिल्वरिंग कर देते, तो यहां पर कन्वेक्स मिरर हो जाता। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा कि जो मेन जो चीज है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसीलिए एक कनकेव हो गया। और इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर के तरफ निकला हुआ है, इसलिए क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर हमने जो दोनों ये बनाया है, ये दोनों कनकेव मिरर के लिए ही है, जबकि यह क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो आई होप क्लियर हो गया कि यह स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो जाएगा। एक को हम बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनवार्डली बेंडेड होगा, इनवार्डली कर्व्ड होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। और दूसरा जो हो जाएगा आपको कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। आई होप क्लियर हो गया। अब जो तीसरा टाइप आता है वो आता है आपको पाराबोलिक मिरर। जो तीसरा टाइप आता है वो होता है आपको पाराबोलिक मिरर। तो पाराबोलिक मिरर में क्या होता है, ये स्फीयर ना होकर के ये मोर और लेस कुछ ओवल टाइप रचना होती है, और अगर इसको हम पेंटिंग करके मिरर के रूप में ला लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाराबोलिक मिरर। ध्यान रहे, ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, ये स्फीयर का पार्ट नहीं है। स्फीयर का पार्ट होता तो स्फेरिकल मिरर हो जाता, और यह एक पाराबोल का पार्ट है तो पाराबोलिक मिरर हो गया। अब जब आपसे कोई प्रश्न करता है, तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं कह रहा हूं कि आप लोग अक्सर गलती करते हो। आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तो आप लोग बोलते हो 3 टाइप्स के। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर 3 टाइप्स बताया है। लेकिन जब फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आप लोग बोलते हो प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये गलत है, क्योंकि प्लेन मिरर और कनकेव और कन्वेक्स जो है वो तो एस्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो दूसरा आपको बोलना है एस्फेरिकल मिरर, और तीसरा जो आता है वो होता है पाराबोलिक मिरर। हालांकि इस पाराबोलिक मिरर का इस्तेमाल आजकल लार्ज स्केल पर गाड़ी के हेडलाइट्स में होने लगा है। जहां पहले कनकेव मिरर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, आज वहीं पर पाराबोलिक मिरर का इस्तेमाल होने लगा है। इस पर हम जब यूजेस ऑफ मिरर पढ़ेंगे तो आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग के सिलेबस में फोकस्ड पढ़ाई करना है। हम लोग के सिलेबस का ज्यादा जो कंटेंट है वो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो हम लोग डिटेल स्फेरिकल मिरर को देखेंगे, और स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ये क्या होता है कि ये एक आपको पता है, हमने एक स्फीयर बना लिया, स्फीयर बना लिया, और इस स्फीयर से एक पार्ट काट करके हमने बाहर वाले पार्ट पर पेंटिंग कर दी, सिल्वरिंग कर दी। और जैसे ही बाहर वाले पार्ट पर सिल्वरिंग की, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बेंडेड है, अंदर की तरफ फोल्डेड है, इनवार्डली कर्व्ड है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें
तो आप लोग देखेंगे कि यह मिरर कनकेव मिरर हो गया। तो यह जो कनकेव मिरर है किसी हम हॉलो एस्फेयर से काटकर बनाए हुए हैं। इस कनकेव मिरर को कनकेव मिरर को एक हमने हॉलो एस्फेयर से काटकर बनाया है। तो यह एस्फेरिकल मिरर हो गया। चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंडेड है, फोल्डेड है, इसीलिए कनकेव हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला रहता तो कन्वेक्स हो जाता। ये बात आप लोग जान चुके हैं। अब आता है, मैं बात करूं तो जिस इसमें जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है जो एस्फेरिकल मिरर से जुड़ा हुआ है, उसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किसे? सी से डिनोट करते हैं। यह जो एस्फेरिकल मिरर है, आप सभी जानते हैं कि ये हॉलो एस्फेयर का पार्ट होता है। जिस हॉलो एस्फेयर का पार्ट यह गिवन मिरर होता है, उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वक्रता केंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो एस्फेरिकल मिरर होता है एक हॉलो एस्फेयर का पार्ट होता है, एक खोखले गोले का पार्ट होता है, और इसी खोखले गोले के केंद्र को, सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी में क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वक्रता केंद्र। दिया गया एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, एक खोखले गोले का भाग होता है, एक हॉलो एस्फेयर का पार्ट होता है। उसी हॉलो एस्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी बात आती है, वो होती है आपको, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपको पोल। पोल, तो पोल क्या है? तो एस्फेरिकल मिरर जो है, जो गोलीय दर्पण होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से जहां तक है, उसका अगर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, मध्य बिंदु ले लेते हैं, तो उसे मध्य बिंदु को हम पोल के नाम से जानते हैं। एक यहां पर कंसेप्ट है जिसे आप लोगों को समझना होगा कि मान लीजिए हमने एक स्फीयर का एक पार्ट काट लिया और हमने पेंटिंग, सिल्वरिंग जो है मैंने यहां तक कर दी, और आप सोचो कि मैं यहां से यहां का मिड पॉइंट अगर ले लेता हूं तो यह हो गया, तो यह पोल है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्चुअल में वही पार्ट जो होता है वह मिरर की तरह काम करता है, और वैसे उसी पार्ट का जो मिड पॉइंट है वह आपका पोल होता है। आई होप क्लियर हो गया कि जहां तक रिफ्लेक्शन हो रहा है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम किसके नाम से जानते हैं? पोल के नाम से। और इसे भी कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल पी से उसको भी डिनोट किया जाता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो तीसरी बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, त्रिज्या, वही बात यहां भी है। तो वह लाइन सेगमेंट जो इस पोल को, वह लाइन सेगमेंट, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वह लाइन सेगमेंट जो क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला रहा है, उसको हम किस रूप में जानते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में जानते हैं, और यहां से हम कैपिटल आर से इसको डिनोट कर लिया करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो वक्रता केंद्र है और यह क्या है? पोल है, इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने क्या कह दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया, वक्रता त्रिज्या कह दिया, और इसे हम लोग आर से डिनोट कर लेते हैं। अब देखा गया है कि जब भी कोई लाइट रे इस पर, ये इस वक्रता त्रिज्या के पैरेलल पड़ेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर जाती है, और वह पॉइंट इस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका मिड पॉइंट हुआ करता है, और उसे हम प्रिंसिपल फोकस और कैपिटल एफ के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या कहा कि वह लाइन सेगमेंट जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट करता है, उस लाइन सेगमेंट को क्या कह दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर
और उसे आर से डिनोट किया। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, और उसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अब तो आप लोगों ने चौथा भी देख लिया। चौथा आपका क्या हो गया कि प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। अब अगर मैं बात करूं, पांचवा जो आता है टर्म इसमें, वो है फोकल लेंथ। तो पोल से फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसे फोकसांतर बोला जाता है। पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकसांतर अर्थात फोकल लेंथ बोलते हैं, और उसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो गया। अब छठा पॉइंट जो आता है वो ये है, आपको अपर्चर बोलते हैं। छठा पॉइंट क्या होता है, अपर्चर। अपर्चर, अभी हमने स्फेरिकल मिरर बनाया था, और इस ये हॉलो स्फीयर का एक पार्ट था, आपने देखा था। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये इसका पोल था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये प्रिंसिपल फोकस था, और ये फोकल लेंथ हो गया था। अब कहता है क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि अगर ये सर्कल है कोई, तो सर्कल में ये कॉर्ड्स होती हैं। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सेंटर से होकर गुजरती है, उसे डायमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी चूंकि यह भी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट ही है हमारा मिरर, तो यहाँ भी एक कॉर्ड की तरह ये चीजें बिहेव करती हैं। इसमें इस मिरर के लिए जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, चूंकि सबसे बड़े कॉर्ड को हमने सर्कल में क्या नाम दे दिया, डायमीटर कह दिया, व्यास कह दिया। तो इस मिरर में अगर किस में देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉर्ड आपका ये वाला कॉर्ड है, ये वाला। इसका नाम अगर हम थोड़ी देर के लिए ए बी दे दें, तो इस ए बी को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर। हिंदी में इसे द्वारक कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के व्यास को, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी अपर्चर। आई होप ये जो सारे टर्मिनोलॉजी हैं इससे आप क्लियर हो गए। हाँ, एक बात और आता है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो वह एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, हमको जितनी जरूरत होगी उतना बढ़ा लेंगे। तो वह एक्सिस जो किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपको ये 7 जो टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड हैं, आप लोगों ने समझ लिया। और मैंने देखा है कि एग्जाम्स में कई बार क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात मैं कर रहा हूं, कि इसमें से कोई 3 जो टर्म्स हैं उठाकर आपको दे दिया जाता है, और पूछा जाता है आपसे कि कमेंट ऑन फॉलोइंग या डिफाइन द फॉलोइंग, ऐसी बातें आप लोगों से पूछी जाती है। तो इसे आप लोगों को समझना होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो हम लोगों को स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना है। तो इससे पहले चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इमेज किसको कहते हैं, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। इमेज, जिसे आप लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, तो मैं अगर समझाने के लिए कहूं, तो जब आप मिरर के सामने, जब दर्पण के सामने जो खड़े होते हैं, जो आपका चेहरा उसमें नजर आता है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसको भाषाई रूप में हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहां पर एक बात समझनी होगी। हालांकि रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, आप इसी चैप्टर में लास्ट सेगमेंट में पढ़ोगे, लेकिन हम इमेज की जो बातें करेंगे
वो इस तरह से करेंगे कि वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में फिट बैठता हो। तो पहले दिमाग में ये रखना है कि इमेज है क्या, और फिर उस केस में अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है वह मिरर में भी बनता है और फिर लेंसेस में भी बनता है। दोनों में अंतर क्या होते हैं? तो रिफ्लेक्शन जो होता है वह मिरर से होता है, और लेंस से अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन होता है। तो इमेज रिफ्लेक्शन से भी बनते हैं और रिफ्रैक्शन से भी बनते हैं। अगर जिस मिरर में, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, अगर उसके पीछे की पेंटिंग हटा दी जाए, सिल्वरिंग हटा दी जाए, तो क्या आप उसमें अपना इमेज देख पाओगे? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन जिस वजह से हो रहा था, उस रीजन को, उस कॉज को ही आपने हटा दिया। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका उसमें इमेज नहीं दिखेगा। अर्थात इमेज दो कारणों से बनता है मुख्यतः, वो है पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। अब इसमें अगर हम बात करें तो मिरर चूंकि ओपेक होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण इमेज बनता है, और जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसमें जो इमेजेस बनते हैं वो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण बनते हैं। एक बात ये क्लियर हो गई कि जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहीं पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रिफ्लेक्शन कहाँ? मिरर में। और रिफ्रैक्शन कहाँ? लेंसेस में। अब अगर हम बात करें तो बनते कैसे हैं, तो जब होता क्या है, जब लाइट रेज किसी मिरर पर पड़ती है तो वो टकरा कर लौटेगी, आप लोग जानते हो। तो जब वह टकरा कर लौटती है, बाउंस बैक होती है, तो बाउंस बैक होने वाली जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज के रूप में जानी जाती हैं, आप लोग जानते हो। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, या फिर काटती हुई एपियर होती हैं, तो उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया मिरर के लिए। लेंस में क्या होता है? तो लेंस में तो आप लोग जानते हो, बताए हैं अभी, कि रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद जब रिफ्रैक्टेड जो रे होती है, जहां पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, एपियर होती है, तो उस कंडीशन में वहां इमेज बनता है। यानी मैं अगर इन शॉर्ट कहूं तो ये बोलूंगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट और एपियर टू इंटरसेक्ट, काटती हूं या काटती हुई मालूम पड़ती हूं, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तब जाकर के इमेज बनता है। अगर आप मेरी बातों पर गौर कर रहे हैं तो मैं एक जगह बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे कटती हैं तब इमेज बनता है, और दूसरी जगह बोल रहा हूं कि कटती हुई मालूम पड़ती हैं, एपियर होती हैं, तब इमेज बनता है। तो इसी बेसिस पर ये जो इमेजेस होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। पहला हो जाता है रियल इमेज और दूसरा हो जाता है वर्चुअल इमेज। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप समझ गए होंगे कि जो मैं दो सिचुएशन में प्रतिबिंब को, इमेज को परिभाषित कर रहा था, वो कौन किसके लिए था। अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे रियल में कट रही है तो वो रियल इमेज होगा, रियल रियल इमेज होगा। और अगर काटती हुई एपियर हो रही होंगी तो वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो इमेज क्या है और इमेज के कितने टाइप्स हैं आपने समझ लिया। ध्यान क्या रखना है कि रिफ्लेक्टेड रेज हो, रिफ्लेक्टेड रेज हो और रिफ्रैक्टेड रेज हो, वो अगर इंटरसेक्ट करती हैं
क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या इंटरसेक्ट करती हुई, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है, इसको क्या मैंने कहा कि अगर ये रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, अगर ये अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं या आपको इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे हैं या रिफ्रैक्टेड रे हैं, जब यहां पर कट गई तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रियल में रे कटी है, इसलिए यहां पर क्या बनेगा, रियल इमेज बन जाएगा, और यहां पर कटती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। अब नेक्स्ट कड़ी में हम लोग ये देखेंगे कि ये ये तो हम जान गए कि रियल इमेज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के रियल इंटरसेक्शन से बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। क्या इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं? डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, और ये आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज को वास्तविक, इसको काल्पनिक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। पहला, आपने ये जान लिया कि रियल इमेज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित और अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, ठीक है, रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से उसका निर्माण होता है। जब अपीयर टू इंटरसेक्ट होती हैं तब बनता है आपको काल्पनिक वर्चुअल इमेज। तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हम लोग देखेंगे कि जितने रियल इमेज होते हैं ना, वो सब के सब उल्टे होते हैं। यहाँ उल्टा का क्या सेंस होता है कि अगर मान लें कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ है, और अगर वो रियल इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का हेड किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, अर्थात यह जो इमेज होता है वह इन्वर्टेड होता है। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो वह इन्वर्टेड इमेज है। तो मैंने क्या कहा कि जो रियल इमेज होते हैं वो जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, जबकि वर्चुअल जो इमेज होते हैं वो सीधा होता है। तो दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस कि इस रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। एज्यूम, अगर कोई किसी से कहता है कि मान लीजिए कि यह एक्स व्यक्ति जो है ये डीओ ऑफिस गोपालगंज में है, एज्यूम डीओ ऑफिस गोपालगंज में है, उसने कहा कि मान लीजिए यह एक्स व्यक्ति डीओ ऑफिस गोपालगंज में है, और कोई यह बात सुनकर वहां पहुंच जाए, तो क्या यह व्यक्ति वहां पर मिल पाएगा? डेफिनेटली जवाब होगा नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या हुआ, और अगर वो रियल में वो व्यक्ति वहां पर है आप तब हम भेजें तो वहां जाने पर भेंट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जो रियल में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो रेज होती हैं रियल में कटती हैं, इसलिए वहां उसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, और यह इमेजिनरी होता है इसलिए इसे हम इमेज पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज की क्लास में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा कि स्फेरिकल जो मिरर होता है उससे एसोसिएटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप्स कितने होते हैं, और रियल और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर होता है। रियल इमेज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के रियल इंटरसेक्शन से बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वह रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के, है ना, अपीयर टू मीट, अपीयर टू इंटरसेक्ट कंडीशन में बनता है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। रियल इमेज जो होते हैं हमेशा उल्टा होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जो होते हैं हमेशा सीधा होते हैं, इरेक्ट होते हैं। रियल इमेज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज जो होता है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनता है,
जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट तो जाती ही नहीं, क्योंकि वह ओपेक होता है। तो बच्चों, आई होप, मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कहीं इसमें डाउट होती है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, हम अगले पार्ट में उसका भी जवाब देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।